नमस्कार, यसोनॉमिक्स यूट्यूब चैनल पे मैं रोहन आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करेंगे दुनिया में बढ़ते इन्फ्लेशन के बारे में। इससे पहले हम टॉपिक की तरफ बढ़े, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस तरह के बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपके लिए लाने वाला हूं। तो क्या चल रहा है दुनिया में? तुर्कस्तान, श्रीलंका, अर्जेंटीना, वेनेजुएला, अमेरिका, यूरोपियन यूनियन, यहाँ तक कि इंडिया, ये सारे देश आज सिर्फ एक समस्या से जूझ रहे हैं और वो समस्या है इन्फ्लेशन, महंगाई। आखिर क्यों बढ़ रही है महंगाई? ऐसा क्या हो गया है पिछले 7-8 महीनों में कि अचानक से जो इन्फ्लेशन रेट्स है वो डबल डिजिट में आ गए हैं, जो कि बहुत ही चिंता की बात है। इससे पहले कि हम लोग ये जाने कि इन्फ्लेशन क्यों बढ़ रहा है, महंगाई क्यों बढ़ रही है, क्या गलत हुआ, क्या कारण है, पहले जानते हैं कि इन्फ्लेशन क्या होता है। इसका बहुत सरल सा अर्थ यही है कि महंगाई है मतलब किसी प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो बढ़ गई है, उसके दाम है वो बढ़ा दिए गए हैं। जो हम लोग चीज़ पहले इजीली अफोर्ड कर सकते थे वो अभी अफोर्ड नहीं कर सकते, तो हम कहते हैं कि भाई बाज़ार में महंगाई है, इन्फ्लेशन बढ़ गया है। कभी कभी हम सिर्फ इसेंशियल सर्विसेज के प्राइसेस बढ़ गए तो महंगाई है ऐसा बोलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो इन्फ्लेशन कैसे होता है कि जब मार्केट में डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ती है, मतलब हम लोग चीज़ों की मांग ज़्यादा करते हैं लेकिन वो चीज़ें मार्केट में अवेलेबल नहीं होती जितनी की डिमांड की गई है। जैसे कि डिमांड बड़ी, प्रोडक्ट्स कम है, उनका सप्लाई कम है, इसलिए लोगों तक वो चीज़ें पहुंचाने के लिए, उनको सेल करने के लिए उनका प्राइस बढ़ाना पड़ता है। अभी इसको एग्जांपल के हेल्प से समझते हैं कि जैसे समझिए कि मार्केट में सिर्फ दो ही लोग हैं, बाज़ार में दो लोग हैं, एक 15 रुपये कमाता है, एक 20 रुपये कमाता है महीने के, और मार्केट में सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बचा है जो वो बेच सकते हैं और उस प्रोडक्ट की प्राइस है 10 रुपये। अभी 10 रुपये उसकी प्राइस है, लेकिन अभी सेलर को या फिर प्रोड्यूसर को पता है कि मार्केट में दो लोग हैं, दोनों तो 10 रुपये को अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन देना सिर्फ एक ही को है और उसको भी प्रॉफिट कमाना है, तो क्या करे? तो वही वो 10 रुपये का प्रोडक्ट 20 रुपये को बेचेगा। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि मार्केट में एक ऐसा व्यक्ति है वो अफोर्ड कर सकता है, लेकिन जो 15 रुपये कमाता है वो उस चीज़ को अफोर्ड कर नहीं सकेगा। इसे ही बोलते हैं इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन क्यों हुआ? क्योंकि जितनी डिमांड थी उतना सप्लाई नहीं था। आज भी दुनिया में यही हो रहा है। तो अभी इन्फ्लेशन क्यों होता है, महंगाई क्यों होती है, यह हमने जाना, लेकिन आज दुनिया में ऐसा क्या हो गया कि अचानक से इतना इन्फ्लेशन बढ़ गया? हम लोग सोचेंगे कि पैंडेमिक था, कोविड की वजह से बहुत सारे बिजनेसेस बंद थे, इकोनॉमी स्लो हो गई थी, तो पैसा तो कम होना चाहिए ना, मांग तो कम होनी चाहिए, फिर भी इन्फ्लेशन क्यों बढ़ रहा है? लेकिन ऐसा नहीं है। आज के इन्फ्लेशन का सबसे बड़ा कारण है पैंडेमिक के दौरान सरकारों की तरफ से दिए गए रिकवरी पैकेजेस। मतलब इकोनॉमी को पटरी पे लाने के लिए और लोगों का जो सर्वाइवल का प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए दुनिया की सारी सरकारों की तरफ से पैकेजेस दिए गए, रिलीफ पैकेजेस हो, बड़ी योजनाएं बताई गई। जैसे हमारे भारत में आत्मनिर्भर योजना हम लोग जिसे कहते हैं, वो पैंडेमिक के दौरान इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए ही बनाई गई थी। तो इन रिलीफ पैकेजेस में कई देशों ने डायरेक्ट इनकम ट्रांसफ़र का ऑर्डर निकाला, मतलब लोगों के अकाउंट में डायरेक्टली पैसा जमा होने लगा। टैक्सेस को वेव कर दिया गया, मतलब टैक्सेस माफ़ कर दिए गए, मतलब जैसे कॉर्पोरेट टैक्स हो, इनकम टैक्स का जो रेट है वो कम कर दिया गया। ग्रांट्स दिए गए स्टेट्स को कि आप हेल्थ सेक्टर के ऊपर, किसी ट्रांसपोर्ट सेक्टर के ऊपर या फिर इसेंशियल सर्विसेज के सप्लाई के ऊपर पैसा खर्च कीजिए। उसी के साथ ये भी कह सकते हैं कि जो प्रोविडेंट फंड है उसको विड्रॉ करने के लिए बहुत इजी सॉल्यूशंस दिए गए, इजी सर्विसेज प्रोवाइड की गई। लेकिन एक बात की तरफ हमारा ध्यान नहीं गया, वो बात है प्रोडक्शन। मतलब सरकार ने रिकवरी पैकेजेस के लिए योजनाएं तो दी, लेकिन ये योजनाएं जो थी इनकी वजह से लोगों के हाथ में पैसा रहा, उनका सर्वाइवल इशू सॉल्व हुआ होगा पैंडेमिक में, लेकिन पैसा रहने के कारण उनकी डिमांड उतनी ही रही, वो प्रोडक्ट्स की डिमांड करते ही रहे। लेकिन पैंडेमिक की वजह से, लॉकडाउन की वजह से जो प्रोडक्शन सेंटर्स थे, मैन्युफैक्चरिंग हब्स थे, वो बंद थे। मतलब जिस चीज़ की आप मांग कर रहे हो उनका प्रोडक्शन तो रुक गया था। आप अर्न कर रहे थे गवर्नमेंट के सपोर्ट के थ्रू, लेकिन जो आप मांग रहे हैं वो तो प्रोड्यूस ही नहीं हो रहा था। तो जायज़ है कि इन्फ्लेशन तो बढ़ेगा ही। उसी के साथ जो सेंट्रल बैंक्स थी, सारे देश की जो सेंट्रल बैंक्स थी, वो सेंट्रल बैंक्स ने इंटरेस्ट रेट को कम ही रखा, उतना ही रखा या फिर और कम कर दिया, ताकि जो लोन के थ्रू सपोर्ट करना चाहती थी गवर्नमेंट्स उसको बूस्ट मिले, लोग इजीली लोन ले सके, इजीली रीपे कर सके।
मतलब गवर्नमेंट ने जो फिस्कल मीडियम थ्रू किया वही मॉनेटरी मीडियम के साथ सेंट्रल बैंक ने किया। मतलब मार्केट से पैसा कम नहीं हुआ, लेकिन जो रियल आउटपुट है वो कम हो गया, जो प्रोडक्शन है वो कम हो गया। ठीक है, यहाँ तक हम समझ सकते हैं कि इन्फ्लेशन बढ़ा, लेकिन इतना क्यों बढ़ रहा है कि वो डबल डिजिट में जा रहा है, मतलब 10% से ऊपर जा रहा है, जो कि बहुत चिंता का विषय हम लोग समझते हैं। उसको वर्स बनाया एनर्जी क्राइसिस ने। जैसे मैंने कहा कि लॉकडाउन के टाइम पे प्रोडक्शन सेंटर्स, मैन्युफैक्चरिंग सेंटर्स बंद थे, लेकिन अचानक जब अनलॉकिंग प्रोसेस स्टार्ट हुई, सब प्रोडक्शन सेंटर्स अचानक से खुल गए और प्रोडक्शन जारी हो गया। जहाँ से हम लोग एनर्जी लाते हैं, कोल बेस्ड हो, रिन्यूएबल बेस्ड हो, या फिर जो भी नेचुरल गैस बेस्ड हो, वो सारे सोर्सेस ये बर्डन को सहन नहीं कर पाए, क्योंकि अचानक से सारी फैसिलिटी स्टार्ट हो गई और एनर्जी की डिमांड बढ़ गई, और वो डिमांड पूरी करने के लिए जो एनर्जी सोर्सेस है वो कैपेबल नहीं थे। उसकी वजह से और कॉस्ट बढ़ गई एनर्जी की, और वही कॉस्ट बाद में फ्लो करके मार्केट के फाइनल गुड्स में हमें दिखती है, जिसकी वजह से उसकी जो प्राइस है वो और ज़्यादा बढ़ती है। ये कम था, इसलिए ऑयल क्राइसिस भी है। बहुत सारे ओपेक कंट्रीज़ ने ऑयल का जो प्राइस है वो बढ़ा दिया है। मतलब जो ट्रांसपोर्ट अभी कॉस्ट रहेगा वो भी बढ़ेगा। ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ेगा तो जो गुड्स ट्रांसपोर्ट किए जाएंगे बाज़ार में उसमें वो लगेगा और प्राइस बढ़ेगी। तो टोटली हम लोग पूरा पिक्चर देखें तो रिकवरी पैकेजेस, उसके बाद प्रोडक्शन सेंटर का अचानक से चालू होने की वजह से एनर्जी क्राइसिस, उसके बाद ऑयल की प्राइस में इंक्रीज, ये सारी चीज़ों को मिलाकर आज का इन्फ्लेशन हमें दिखता है। हमारी रिकवरी पैकेजेस डिक्लेयर करते समय एक ही भूल हो गई, वो ये कि हम लोगों ने सिर्फ डिमांड साइड को देखा, लेकिन मार्केट में अगर प्रोडक्ट्स आएंगे ही नहीं, प्रोडक्टिविटी ही नहीं रहेगी, तो सिर्फ अर्निंग करने की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। ये आज के दिन में हमें दिखाई देता है। एक ही बात इन सब में कही जा रही है कि जब भी कभी इस तरह की इमरजेंसी सिचुएशन आएगी, देन वी शुड फोकस ऑन सप्लाई साइड एंड देन टू द डिमांड साइड, बिकॉज अदरवाइज इट विल लीड टू द हाइपर इन्फ्लेशन। अभी और एक फैक्ट ऐसा है कि जो एडवांस्ड इकोनॉमीज है, अमेरिका जैसे, यूरोपियन यूनियन जैसे, वहाँ पे इसका बहुत ज़्यादा असर दिख रहा है इन्फ्लेशन का। लेकिन जो एशियन इकोनॉमीज है, हमारी इंडिया, चाइना, इनमें इतना ये असर नहीं दिख रहा, क्योंकि अगर आप आत्मनिर्भर भारत जैसे योजनाओं को देखेंगे तो हम लोगों ने डायरेक्ट सपोर्ट नहीं किया है लोगों को, लोगों के हाथ में डायरेक्टली पैसा नहीं दिया है। तो डायरेक्ट सपोर्ट के अलावा हम लोगों ने लोन्स के थ्रू, क्रेडिट्स के थ्रू या फिर टैक्स हेवंस के थ्रू सपोर्ट किया। हम लोगों ने सीधा लोगों के हाथ में पैसा नहीं दिया। तो इसकी वजह से जो इन्फ्लेशन है वो हमारे इधर अभी भी कंट्रोल में है। लेकिन फिर भी पिछले महीने कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के हिसाब से हम लोगों ने 5% के ऊपर इन्फ्लेशन रेट हासिल किया है, जो कि चिंतनीय विषय है। इसलिए हमें भी चौकन्ना रहना होगा, अवेयर रहना होगा कि हमारे इधर जो इन्फ्लेशन है वो ना बढ़े। श्रीलंका हो, वेनेजुएला हो, अर्जेंटीना हो, तुर्कस्तान हो, इन देशों में हम लोग अगर देखेंगे तो इंटरेस्ट रेट कम करने की वजह से, बहुत ज़्यादा स्पेंडिंग करने की वजह से डबल डिजिट में महंगाई चली गई है, और साथ ही साथ वहाँ पे जो डेट का रेशो है वो भी बहुत ज़्यादा है। इसलिए जब भी कभी इस तरह की इमरजेंसी सिचुएशन आएगी, पैंडेमिक ने हमें ये सिखा दिया है कि हम लोग को सिर्फ डिमांड साइड या फिर सर्वाइवल के बेसिस पे नहीं देखना, तो फ्यूचर का सोच के सप्लाई साइड को भी उतना ही स्ट्रॉन्ग रखना है, क्योंकि रिकवरी के बाद सप्लाई साइड ही पूरे सोसाइटी को सर्वाइव करने में मदद करती है। तो आज का टॉपिक आपको कैसा लगा ये ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, साथ ही साथ कमेंट में मुझे बताइए कि मैं कौन से टॉपिक पे बात करूं, और खुश रहे। थैंक यू।